आज हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। पूरे जीवन काल के दौरान यानी 1869 से लेकर 1948 तक गांधी जी ने क्या क्या कार्य किए और क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, कैसे वो राष्ट्रपिता कहलाए, बापूजी कहलाए, इसके बारे में हम लोग एक ही क्लास में पढ़ेंगे। ये महात्मा गांधी जी के बारे में मास्टर वीडियो है। महात्मा गांधी जी के जीवन काल का पूरा विवरण इस एक ही वीडियो में कवर किया गया है। गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है। उनकी माता जी का नाम पुतलीबाई था और पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। असल में पिताजी गांधी जी के करमचंद गांधी जी पोरबंदर, राजकोट एवं बीकानेर राज्यों के समय समय पर दीवान भी रहे थे। ठीक है। 13 वर्ष की कम आयु में 1882 में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया था और कस्तूरबा गांधी से उनके 4 पुत्र हुए थे, जिनमें हरीलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास थे। ठीक है। कहते हैं जमनालाल बजाज को गांधी जी ने अपने 5वें पुत्र की उपाधि प्रदान की थी। इन 4 के अलावा जमनालाल बजाज को गांधी ने अपने 5वें पुत्र के रूप में उपाधि भी दे रखी थी और इनका मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। देखते हैं, डेट वाइज एनालिसिस कर लेते हैं क्या क्या किया था गांधी जी ने। प्रारंभ से 1869 में गांधी जी का 2 अक्टूबर पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में जन्म हुआ था। 1876 में इन्होंने प्राइमरी स्कूल में अध्ययन प्रारंभ किया और उसी 13 साल के जब ये थे तो तब इनकी कस्तूरबा जी से शादी हुई थी, लेकिन 1876 में ही इनकी सगाई हो गई थी। ठीक है। 1881 में इन्होंने राजकूट हाई स्कूल में अध्ययन प्रारंभ किया। 1883 13 साल की छोटी सी उम्र में कस्तूरबा से विवाह हो गया। 82-83 की बात है। 1885 में 63 वर्ष की आयु में पिताजी का निधन हो गया। काफ़ी कम उम्र में इनके पिताजी जो है स्वर्ग बासी हो गए थे। 1887 में जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर आ गई। मैट्रिक पास किया, भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश किया, लेकिन फिर एक सत्र बाद कुछ ऐसी समस्याएं क्रिएट हो गई, कॉलेज इन्हें छोड़ना पड़ गया। 1888 की बात है कि प्रथम पुत्र का इनका जन्म हुआ था और उसी समय ये वकालत को पढ़ने इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे। अब 1891 में इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड में पूरी की और वापस देश को लौटे। ठीक है। और देश को वापस आए उसी समय इनकी माता जी पुतलीबाई जी का भी निधन हो गया और फिर इन्होंने बम्बई राजकोट में वकालत की। ठीक है। भारत में वकालत में खास सफलता उन्हें नहीं प्राप्त हुई। तो 1893 में भारतीय मुसलमान दादा अब्दुल्ला व अन्य मुसलमानों द्वारा एक व्यवसाय संघ की मांग पर केस लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया पहुँचे और वहाँ जाके उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। रंग भेद का सामना भी उन्हें वहाँ करना पड़ा। 1894 में कुछ फैसले उन्होंने किए कि यहाँ रहकर स्ट्रगल करेंगे, रंग भेद का सामना भी करेंगे। वहाँ रहकर उन्होंने समाज कार्य करने की ठानी और वकालत करने का फैसला किया वहीं दक्षिण अफ्रीका में रहकर। ठीक है। इसी दौरान उन्होंने 1894 में ही नटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना की साउथ अफ्रीका में। ठीक है। इसके पश्चात 1896 में 6 महीने के लिए वे भारत लौटे तथा पत्नी और 2 बच्चों को दोबारा से नटाल ले गए। ठीक है। जब भारत आए 6 महीने के लिए तो साथ में अपनी पत्नी और 2 पुत्रों को भी साथ ले गए। 1899 में इन्होंने ब्रिटिश सेना के लिए जो बोअर युद्ध हुआ था उसमें भारतीय एम्बुलेंस सेवा भी तैयार की थी। अच्छा, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका जाने का मुख्य उद्देश्य जो बन गया था वो दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा अपनाए जा रहे रंग भेद नीति का विरोध करना हो गया था। ठीक है। ये उनका मुख्य उद्देश्य वहाँ पर बन गया था। 1901 में वो सपरिवार स्वदेश रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वो जो है वापस लौट आएंगे। ठीक है। देश का दौरा किया। जब स्वदेश वापस आए तो उन्होंने पूरे देश का अपना दौरा किया। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भी भाग लिया और उन्होंने बम्बई में अपना वकालत का दफ्तर खोला। ठीक है। इसके अलावा 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर वो पुनः दक्षिण अफ्रीका में जो है पुनः वापस लौट गए दक्षिण अफ्रीका। अब 1903 की बात है, जोहान्सबर्ग में पुनः उन्होंने वहाँ पहुँचकर दक्षिण अफ्रीका पहुँचकर जोहान्सबर्ग में वकालत का अपना दफ्तर खोल लिया और इसी दौरान उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका को वहाँ पर स्थापना की। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका की। ठीक है। इसी क्रम में दक्षिण अफ्रीका में अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी ने
1903 में जैसा बताया था वकालत का दफ्तर जोहान्सबर्ग में खोला, इंडियन ओपिनियन जो है पत्रिका की स्थापना की, इंडियन ओपिनियन की स्थापना की, और 1904 में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया इन्होंने। ठीक है, ये इसी क्रम में, संघर्ष के क्रम में 1904 में एक प्रसिद्ध पत्रिका इंडियन ओपिनियन का साप्ताहिक प्रकाशन इन्होंने निकाला। अब 1906 में जुलू विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। ठीक है, जुलू विद्रोह जो हुआ था उसमें भारतीय एम्बुलेंस सेवा गांधी जी ने तैयार की थी। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह इन्होंने अभियान आरंभ किया था, 1906 की बात है। अच्छा, 1906 में ईस्वी में गांधी जी ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया, जो कि भारतीयों के पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबंध था। ठीक है, ये एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट था जिसमें भारतीयों का पंजीकरण जो है प्रमाण पत्र से संबंध था, जिसमें भारत में की हुई शादी दक्षिण अफ्रीका में वैलिड नहीं मानी जाती, इस तरह का कुछ एक्ट था। 1907 में ब्लैंक एक्ट लाया गया, भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह इन्होंने चलाया, 1907 ईस्वी की बात है। ठीक है, अब 1908 में यहाँ पे थोड़ा मिस हो रहा है, 1908 देखते हैं। 1908 सत्याग्रह के लिए प्रथम बार जोहान्सबर्ग में इन्हें जो है कारावास का दंड मिला था। जो इन्होंने सत्याग्रह चलाया था उसके लिए कारावास दंड मिला, फिर भी आंदोलन इन्होंने रोका नहीं, आंदोलन जारी रखा। द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए, जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होते थे उन्हें जलाया गया, पुनः इन्हें कारावास का दंड मिला। ठीक है, 1909 में सिविल डिसोबीडियंस को प्रभावित होकर लियो टॉल्स्टॉय से पत्राचार शुरू किया इन्होंने, जिनके किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू से गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे। जून भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड भी गए ये जून में। नवंबर दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज़ में हिंद स्वराज भी लिखा। ठीक है, जब दक्षिण अफ्रीका वापस आ रहे थे तब इन्होंने जो है जहाज़ में ही हिंद स्वराज भी लिख दिया था। 1910 में इन्होंने फिर जोहान्सबर्ग के निकट टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की, वहीं पर जोहान्सबर्ग के निकट टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना भी की। और 1913 में स्ट्रगल को अपने जारी रखते हुए रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह को अपना जारी रखा इन्होंने। ठीक है, इनका स्ट्रगल जो है जारी रहा, सत्याग्रह जारी रहा। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्च इन्होंने अपने दौरान चलाए, अपने सत्याग्रह के दौरान चलाए, जिसमें 2000 भारतीय खाद्यान्न कर्मियों ने, ठीक है, न्यू कैसल से नटाल तक की पद यात्रा की। अंततः सरकार को झुकना ही पड़ा 1913 में द ग्रेट मार्च के बाद। ठीक है, सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा, इनकी बातों को मानना पड़ा। ठीक है, अब 1914 में एक तरह का समझौता हुआ, गांधी स्मट्स समझौता जिसे हम लोग कहते हैं, गांधी स्मट्स एग्रीमेंट कहते हैं। इस समझौते के द्वारा समस्या का समाधान हुआ, जिसके बाद गांधी जी वापस आए। ठीक है, जिसके बाद गांधी जी वापस आ गए, गांधी स्मट समझौता हुआ जिसमें उसके बाद गांधी जी वापस स्वदेश वापस लौटते समय गांधी जी ने इंग्लैंड में एक भारतीय अस्पताल इकाई स्थापित की, जिसके लिए वापस जाने पर उन्हें केसरे हिंद का स्वर्ण पदक दिया गया। इंग्लैंड में भारतीय अस्पताल इकाई, वापस आते समय इंग्लैंड में इन्होंने जो है एक भारतीय अस्पताल इकाई भी स्थापित की, जिसके लिए उन्हें केसरे हिंद स्वर्ण पदक दिया गया। ठीक है, अब गांधी स्मट समझौता यही समझौता था जिसमें जो है इंडियंस को मैरिज से रिलेटेड जो भी टैक्स वगैरह किया जाता था, या उनके प्रमाण पत्र जो है मान्य नहीं होते थे, उन्हें मान लिया गया कि वो भी अब दक्षिण अफ्रीका में लीगल हो जाएंगे, यानी कि भारत में की हुई शादियां दक्षिण अफ्रीका में भी लीगल हो जाएंगी। 1915 की बात है। अब 21 वर्षों के प्रवास के बाद जनवरी में ये स्वदेश लौटे। ठीक है, 1915 में मई में कोचरम में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हो गया। 1916 फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का इन्होंने उद्घाटन कर दिया, 1916 की बात है। अब गांधी जी स्वदेश वापस आ गए। स्वदेश में इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह, प्रारंभिक सत्याग्रह की शुरुआत की। सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने डेविड थोरो के लेख सिविल डिसओबीडियंस, लियो टॉल्स्टॉय के किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट एवं एमर्सन के विचारों से ली थी। इन सारे जो ये फिलोसफर्स हैं या महापुरुष लोग हैं, इनके विचारों से प्रभावित होकर ही गांधी जी ने जो है सत्याग्रह की प्रेरणा ली। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित था। गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। ठीक है, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य का पकड़ना था। ठीक है, सत्याग्रह क्यों इसे कहा गया? क्योंकि गांधी जी इसके तहत सत्य को पकड़ना चाहते थे। उनका जो नींव था वो सत्य पर आधारित था। गांधी जी इस बात से बड़े चिंतित थे कि सत्याग्रह को कैसे निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग किया जाए। ठीक है, क्योंकि सत्याग्रह एक अलग तकनीक पर आधारित था, जिसमें उपवास, हिजरत, बंदी और हड़ताल प्रमुख थे।
ठीक है। तो निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग करने का इन्होंने कोशिश की है सत्याग्रह में। आगे देखते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी के जो पॉलिटिकल टीचर या राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है। अब गोखले जी गुरु रहे तो उनकी सलाह भी इन्होंने मानी। उनकी सलाह पर 1516 की बात है, 2 वर्ष गांधी जी ने भारत में भ्रमण किया। गोखले जी की सलाह पे गांधी जी ने 1516 में 2 वर्ष के लिए पूरे भारत को भ्रमण किया। जगह जगह पे गए, उन्होंने देखा भारतीयों की स्थिति को, उनसे जो है फेस टू फेस वार्तालाप हुई तो उनके विचारों को भी जाना, उनकी स्थितियों को जाना। उसके बाद 1917-18 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। 2 वर्ष घूमने के बाद, विचारों को जानने के बाद, स्थितियों को जानने के बाद 3 वर्ष प्रारंभिक आंदोलन। 17 में प्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार का नेतृत्व। 18 में खेड़ा में कर नहीं आंदोलन चलाया, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की लड़ाई की। ठीक है। अब इनका चंपारण सत्याग्रह 1917 का प्रारंभ हो गया। ठीक है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ये बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। उस समय असल में ये हुआ क्यों था, उस समय किसानों को एक अनुबंध 3/20 में, यानी 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया। इसे 3 कट्ठिया पद्धति भी कहा जाता था। 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। किसान इससे छुटकारा चाहते थे, इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। ठीक है। बिहार में चंपारण में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जी ने आमंत्रित किया। तब गांधी जी ने भारत में पहली सत्याग्रह चंपारण बिहार से ही शुरू किया। सरकार झुकी, उनके इस चंपारण सत्याग्रह में सरकार झुकी। जांच के लिए आयोग का गठन किया गया। जब उन्होंने प्रेशर डाला सत्याग्रह के माध्यम से, तो जांच के लिए आयोग का गठन भी किया गया। सरकार ने आयोग का गठन किया। इस पद्धति को समाप्त कर वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस किया गया। ठीक है। इसका ये इफेक्ट पड़ा कि इस पद्धति को समाप्त भी किया गया और वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस किया गया। गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी थी। अपने सत्याग्रह, अपनी लड़ाई में आगे उनका खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में, जो कि बहुत बड़ी घटना है उनके जीवन काल की। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा था। इसके बावजूद सरकार ने मालगुजारी प्रक्रिया बंद नहीं की, अपितु 23% और वसूली बढ़ा दी। ठीक है। 23% और वसूली बढ़ा दी। जबकि राजस्व व्यवस्था के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 से कम होता है, ठीक है, या कम हो, तो किसानों का कर्ज जो है माफ़ कर देना चाहिए। ऐसी जो है रेवेन्यू सिस्टम था, ऐसी व्यवस्था थी। उसके बाद भी जो है सरकार माफ़ नहीं कर रही थी। तो खेड़ा सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ने घोषणा की, यदि सरकार गरीब किसानों का कर्ज माफ़ कर देती है, ठीक है, या माफ़ कर दे, तो सक्षम किसान स्वयं कर दे देंगे। गांधी जी का कहना ये था कि अगर जो किसान गरीब हैं, जो कर नहीं दे सकते हैं, अगर सरकार ऐसे किसानों का कर माफ़ कर देती है, तो जो सक्षम किसान है स्वयं कर दे देंगे। तो सरकार ने गुप्त रूप से ऐसी घोषणा अपने अधिकारियों के माध्यम से की कि जो किसान सक्षम है उन्हीं से कर लिया जाएगा। ठीक है। तो इस माध्यम से खेड़ा सत्याग्रह भी सफल माना जाता है। आगे इन्होंने, इनका जो सत्याग्रह रहा, या अहमदा मिल हड़ताल अहमदाबाद में जो हुई थी 1918 की, ये भी घटना है। यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध था। ठीक है। ये कई बार पूछा जा चुका है। यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध था। यहाँ पर मजदूरों के बोनस को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल करने को कहा तथा स्वयं भी भूख हड़ताल की। यह उनकी असल में पहली भूख हड़ताल थी। इसके फलस्वरूप मिल मालिक समझौते को तैयार हो गए। इस मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया, जिसने मजदूरों का पक्ष लेते हुए 35% बोनस देने का फैसला सुना दिया। तो फाइनली ये भी सफल रहा। आगे खिलाफत आंदोलन हुआ 1919 और 1922। इसका उद्देश्य क्या था, या इसका प्रमुख उद्देश्य ये था, तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेज़ों पर दबाव बनाना। अच्छा, इसके प्रमुख कारण क्या थे? ओटोमन तुर्क साम्राज्य की जो प्रथम विश्व युद्ध में हार हुई थी, उसके कारण मुसलमान बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, ये एक कारण था। दूसरा, एक सेवे की संधि हुई थी 1920 में तुर्की के साथ, जिसमें कठोर शर्तों ने आग में घी डालने का काम कर दिया। ठीक है। ये भी एक प्रमुख कारण रहा। संधि के बारे में आगे देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अंग्रेज़ों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसाए जाने से अरब में विद्रोह हुआ, जिससे भारत में मुस्लिमों की भावना भी आहत हुई। यही सब कारण थे जिनकी वजह से खिलाफत आंदोलन जो है उग्र हुआ और आगे काम किया उसने। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया, जिसके कारण भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय स्तर पर
मतलब ऑल इंडिया लेवल पर खिलाफत दिवस मनाया गया और आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है। अब 10 अगस्त 1920 ईस्वी को संपन्न सीवर्स संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया। ठीक है, 10 अगस्त 1920 को मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत कमेटी का गठन कर अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसने मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने। ठीक है। इस आंदोलन का समर्थन कांग्रेस द्वारा किया गया था। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी के विचार से अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों के एक होने का यह एक स्वर्णिम अवसर था। यहाँ पे गांधी जी ने एक अवसर ये ढूंढा कि इस आंदोलन के बहाने एक तो आंदोलन हो जाएगा, प्लस जो भारतीय मुसलमान और हिंदू हैं उन्हें मिलाने का एक स्वर्णिम अवसर है, उन्हें एकजुट करने का एक स्वर्णिम अवसर ये के रूप में गांधी जी देख रहे थे, जिससे एकजुट होकर भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ाई को अंग्रेज़ों के खिलाफ आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है। जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की के खलीफा की सभा समाप्त कर दी गई। ठीक है, तो 1922 में यह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। ठीक है, 1922 में जाके ये आंदोलन जो है स्वतः समाप्त हो गया। उसका कारण क्या बताया गया? मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में खलीफा की सभा समाप्त कर दी गई थी, जिसकी वजह से ये स्वतः समाप्त हो गया। अब इसके आगे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी किया 1920 और 22 में। इस दौरान असहयोग आंदोलन में भाग लिया गांधी जी ने, या इन्होंने किया। गांधी जी को रॉलेट एक्ट एवं मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड सुधार में बड़ा आघात लगा। ठीक है, एक तो रॉलेट एक्ट हुआ और दूसरा मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड सुधार हुए, उसमें बड़ा आघात लगा। मुसलमानों ने भी खिलाफत कमेटी का गठन कर खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय कर लिया। ठीक है, इन्हीं वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के लिए जो है मन बना लिया। अब इसका उद्देश्य मेन क्या था? ठीक है, ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना और शासन की मशीनरी को बिल्कुल ठप्प करना। ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया था उसकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्था का बहिष्कार कर देना और शासन की मशीनरी को ठप्प कर देना इसका मुख्य उद्देश्य था। शुरुआत 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से हुई। बाद में दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस निर्णय को स्वीकृत कर लिया गया। जनवरी 1921 की बात है। कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में ईमानदारी पूर्वक असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। अच्छा, सफल बनाने हेतु किए गए प्रयास इस आंदोलन को क्या क्या थे? सरकारी उपाधियां, वैतनिक तथा अवैतनिक पदों का त्याग। जो सरकारी उपाधियां मिली थी या और वैतनिक और अवैतनिक पद जो थे भारतीयों के पास, उनका जो है उन्होंने त्याग करना शुरू कर दिया। सरकारी उत्सवों अथवा दरबारों में सम्मिलित होना इन लोगों ने बंद कर दिया। ठीक है, सम्मिलित ना होने का निश्चय किया गया। सरकारी एवं अर्ध सरकारी स्कूलों का त्याग कर दिया। ठीक है, सरकारी, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट स्कूलों का त्याग कर दिया। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का भी इन लोगों ने बहिष्कार कर दिया। ठीक है, 1919 के तहत जो चुनाव होते थे उनका भी इन लोगों ने पूर्णतः बहिष्कार करने का निश्चय किया। अगर आंदोलन को सफल बनाना है तो ऐसे इन लोगों ने प्लान्स बनाए। सरकारी अदालतों का भी इन लोगों ने बहिष्कार करना शुरू किया। और विदेशी मॉल, जो भी विदेशी मॉल थे वहाँ पे इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, उनका भी बहिष्कार किया जाने लगा। ठीक है, ये कुछ एफर्ट्स, प्रयास थे जो आंदोलन को सफल बनाने के लिए भारतीयों ने किए। अब गांधी जी ने पत्र द्वारा वायसराय लॉर्ड रीडिंग को सूचित किया कि यदि सरकार ने अपना रवैया ना बदला तो शीघ्र ही कर ना देने का आंदोलन चलाया जाएगा। ठीक है, गांधी जी ने ऐसा पत्र जो है लॉर्ड रीडिंग को भेज दिया। अब आंदोलन समाप्ति एवं उसका कारण क्या था? गांधी जी ने कहा था कि आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक होना चाहिए। ठीक है, नॉन वायलेंट होना चाहिए, उसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए। किंतु फरवरी 1922 में एक चौरी चौरा का कांड हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड की वजह से इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। देख लेते हैं चौरी चौरा कांड क्या था। ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है चौरी चौरा। यहाँ फरवरी 1922 में भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से आंदोलन को स्थगित किया गया था। अच्छा, 1919 में रॉलेट बिल पास हुआ। रॉलेट बिल क्या था? जिसमें भारतीयों के आम अधिकार छीने गए। कई क्रांतिकारी नेताओं की गिरफ्तारियां भी हुई। तो विरोध में गांधी जी ने पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह छेड़ा। इसमें जो है राष्ट्रव्यापी हड़ताल का भी आह्वान सफल हुआ गांधी जी द्वारा।
अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका या पत्र यंग इंडिया तथा गुजराती साप्ताहिक पत्र नवजीवन के संपादक का भी पद इन्होंने ग्रहण किया। अब 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित भी हुए गांधी जी 1920 में, और इसी दौरान उन्होंने केसर हिंद पदक भी लौटाया। ठीक है, द्वितीय राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन का भी आरंभ 1920 में हुआ था। ठीक है, अब 1921 की बात है। बम्बई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, मतलब विदेशी वस्त्रों को जलाया गया। ठीक है, अखिल भारतीय जो हम लोगों का व्यापक सत्याग्रह होता है उसे सफल बनाने के लिए ये इन लोगों ने किया, वस्त्रों की होली जलाई। सांप्रदायिक जो हिंसा हो रही थी उसके विरुद्ध बम्बई में 5 दिन का उपवास गांधी जी ने रखा एवं व्यापक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया उन्होंने 1921 में। ठीक है, 5 दिन का उपवास रखा और इसी के साथ एक व्यापक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। अब 1922 में जो है चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद जन आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि अहिंसा को फॉलो करें अपने सत्याग्रह में, लेकिन वहाँ पे हिंसा होने के बाद उनका मन टूट गया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा भी चला, उन्होंने स्वयं को दोषी स्वीकार कर लिया। जज ब्रमफील्ड द्वारा 6 वर्ष कारावास का दंड दिया गया उन्हें। 1923 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक तथा आत्मकथा के कुछ अंश कारावास के दौरान उन्होंने लिखे। 1924 में सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास भी रखा। बेलगांव सेशन जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष भी चुने गए 1924 में। ठीक है, 1925 में 1 वर्ष के राजनीतिक मौन का भी इन्होंने निर्णय किया। 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया जाके इन्होंने, और वहाँ से कलकत्ता अधिवेशन से पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का इन्होंने जो है आवाहन कर दिया। ठीक है, अब 1929 में जो है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित कर दिया गया था। ठीक है, देखते हैं आगे। 1929 कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस जो है घोषित किया गया। यहाँ पे घोषित कर दिया गया 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में, और पूर्ण स्वराज के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया। ठीक, 1930 भी एक ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था 1930 में। ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह कह सकते हैं। साबरमती से, इसमें साबरमती से लेकर डांडी तक की यात्रा का नेतृत्व किया गया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चलाया गया। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। द्वितीय गोलमेज परिषद के लिए इंग्लैंड यात्रा, वापसी में महान दार्शनिक रोमारालो से भी भेंट की गई। ठीक है, अब 1927 में एक साइमन कमीशन का गठन हुआ जो 1928 में भारत में आया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन जो है इस उद्देश्य से किया गया था कि वो 1919 के भारत शासन अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट का जो है समीक्षा कर सके। अध्यक्ष कौन था इसका? सर जॉन साइमन थे। विरोध का कारण क्या था? इस आयोग में एक भी भारतीय ना होने के कारण भारतीयों ने इस आयोग का विरोध किया। इसलिए भारतीयों को लगता था कि इसकी रिपोर्ट में पक्षपात होगा, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था और अंग्रेज़ों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। सिंपल सी बात है, एक भी भारतीय नहीं तो अंग्रेज़ों को ही ज़्यादा वरीयता उसमें दी जाएगी। बहिष्कार का निर्णय किसने लिया? कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में 1927 ईस्वी में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में इसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। भारत आगमन कब हुआ था इसका, साइमन कमीशन का? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है बम्बई में भारत पहुंचा था। ठीक है, गठन 1927 में हुआ, 28 में भारत आ गया था और इसका बहिष्कार कर दिया गया था। साइमन कमीशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट या तथ्य देख लेते हैं हम लोग। जब लाहौर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तो उन्होंने कहा, मेरे ऊपर लाठियों से किया एक एक वार अंग्रेज शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। लाजपत राय जी पे लाठीचार्ज किया गया था तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, अब 1928 से 1929 के बीच कमीशन 2 बार भारत आया। ठीक है, पहली बार 1928 में और 1929 के बीच में जो है 2 बार कमीशन भारत आया और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन पर विचार होना था। ठीक है, कुल 2 बार इस दौरान वो आया। अच्छा, साइमन कमीशन की जो प्रमुख सिफारिशें या रिकमेंडेशंस क्या थे, वो क्या कहना चाह रहा था कि प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त करके
प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए। ठीक है, दोहरा शासन समाप्त करके उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए। केंद्रीय शासन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए। तीसरा, भारत के लिए संघीय शासन की स्थापना की जाए। चौथा, उच्च न्यायालय को भारतीय सरकार के अधीन लाया जाए। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए गवर्नर व गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां प्रदान की जाएं। नेक्स्ट, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों की संस्था में वृद्धि या संख्या में वृद्धि कर दी जाए। संघ की स्थापना से पहले भारत में एक बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना की जाए। ठीक है, बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया जाए, ये भी उसकी एक सिफारिश थी। अखिल भारतीय संघ के विचारों को ना माना जाए, जो ऑल इंडिया यूनियन थी उसके विचारों को ना माना जाए, ये इसकी रिकमेंडेशन थी। ये भी गलत रिकमेंडेशन थी, इसका फेल होने का एक रीज़न ये भी था। फिर प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर या पश्चात भारत की संवैधानिक प्रगति की जांच को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, जो संवैधानिक प्रगति भारत कर रहा है उसकी जो जांच है उसको समाप्त कर दिया जाए, तथा ऐसा नवीन लचीला संविधान बनाया जाए जो कि स्वतः ही विकसित होता रहे। ठीक है, यानी कि किसी भी तरह की जांच नहीं की जाए। इसे जांच ना हो तो पता ही नहीं चलेगा कि संवैधानिक प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस तरह से उसे समाप्त किया जाए जिससे भारतीयों को इस बारे में कोई भी जानकारी ना मिले और अंग्रेज़ अपने प्लान्स में सक्सेसफुल हो सकें, जिससे संविधान और भी ज़्यादा लचीला हो जाएगा। क्योंकि अंग्रेज़ भी जानते थे जितना संविधान लचीला होगा, ठीक है, उतना ही वो वहाँ से प्रॉफिट या उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ये साइमन कमीशन की सिफारिशें थी। इसमें बहुत सारी सिफारिशें जो हैं भारतीयों या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस के सदस्यों को मंजूर नहीं थी। ठीक है, इसलिए भी इसके जो है कमीशन के फेल होने के कारण ये भी रहे हैं। और प्रमुख कारण तो यही था कि उसमें कोई भी भारतीय शामिल ना होने के कारण ये कमीशन फेल हो गया। अब केंद्रीय शासन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, ये भी एक प्रमुख कारण था इसके फेल होने का। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई। उसमें साइमन कमीशन की नियुक्ति के विरोध में, ठीक है, नियुक्ति के विरोध में 12 फरवरी 1928 को एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें 29 संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, 12 फरवरी 1928 को लॉर्ड बर्कनहेड भारत सचिव ने राष्ट्र नेतृत्व को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जिसे सभी स्वीकार करें। ठीक है, फिर 1927 में मद्रास अधिवेशन में यह तय किया गया कि अन्य राजनीतिक दलों की राय से संविधान का मसौदा बनाया जाए। फिर 19 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में बम्बई में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। ठीक है, जिसमें सभी दलों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। ठीक है, जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया। ठीक है, तो ये समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, तो नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट जो है सौंपी थी और इसे लखनऊ में आयोजित सभा में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, ओवरऑल जो है नेहरू रिपोर्ट में एक तरह से संविधान को बनाने का मसौदा तैयार किया गया और उसके लिए एक समिति गठित की गई जिसके प्रमुख नेहरू जी बनाए गए और 28 अगस्त 1928 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया गया था। अब उस रिपोर्ट में नेहरू समिति की जो रिपोर्ट है उसकी महत्वपूर्ण जो प्रमुख या महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं वो कुछ इस प्रकार थीं। पहली, देश के नए संविधान का स्वतंत्र उपनिवेश पर आधारित होने की मान्यता होनी चाहिए। ठीक है, नए संविधान जो है वो स्वतंत्र उपनिवेश पर आधारित होगा। विवेक, व्यवसाय तथा धर्म की स्वतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, व्यवसाय, धर्म और विवेक की स्वतंत्र व्यवस्था की मांग। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। ठीक है, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए, यानी कि जो कम्युनिटी वाइज जो निर्वाचन हो रहे थे उन्हें समाप्त कर दिया जाए। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए जिसमें सभी समुदाय संयुक्त होकर चुनाव कर सकें या वोट दे सकें। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाए, सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए भारत में। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जाए जिसकी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सिफारिश रही है उच्चतम न्यायालय संघ लोक सेवा आयोग की। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो, नेक्स्ट जो सिफारिश थी ये भी सही है इनका। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। ठीक है, ऐसा राज्य होगा जहाँ किसी भी धर्म विशेष को मान्यता नहीं दी जाएगी, किंतु अल्पसंख्यकों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों का पूर्ण संरक्षण होना चाहिए। ठीक है,
उनके लिए पूर्ण संरक्षण दिया जाएगा। जो भी अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी क्लास में हैं, जो भी धर्म, उन्हें जो है संरक्षण दिया जाए। केंद्र एवं प्रांत में संघीय आधार पर शक्ति का विभाजन होना चाहिए। युवा सार्वभौम मताधिकार की व्यवस्था होनी चाहिए। ये कुछ सिफारिशें थीं। उसके आगे गांधी जी ने दांडी मार्च किया, जिसे जो है नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दिसंबर 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का झंडा फहराया गया। गांधी जी द्वारा जो है उद्घोषणा हुई कि शैतान ब्रिटिश शासन के समक्ष समर्पण ईश्वर तथा मानव के विरुद्ध अपराध है। ये गांधी जी के शब्द थे जब लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का झंडा फहराया गया। उसके बाद गांधी जी ने इस तरह से उद्घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही 26 जनवरी 1930 ईस्वी में पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, कब पहली बार मनाया गया? 26 जनवरी 1930 ईस्वी में पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों की पदयात्रा की। 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा। 385 से 390 किलोमीटर की ये उनकी यात्रा रही। ठीक है, 6 अप्रैल को जो है गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया। इनकी कुल मिला के यात्रा जो रही है करीब 385 से लेकर 390 किलोमीटर की इनकी यात्रा रही। अब सुभाष चंद्र बोस जी ने इनकी तुलना जो है इसी दौरान नेपोलियन के पेरिस मार्च व मुसोलिन के रोम मार्च से की। ठीक है, तो ये तुलना सुभाष चंद्र बोस जी ने इनकी की थी। अब धरसना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू जी ने किया। इमाम साहब मणिलाल गांधी जी के बेटे ने किया था। ये धरसना में जो नेतृत्व किया था वो इन लोगों ने किया था। उत्तर पूर्व में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने? 13 वर्षीय नागा महिला ने किया था। ठीक है, ऐसा नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में इसका नेतृत्व मात्र 13 वर्ष की नागा महिला ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे रानी की उपाधि दी। इस महिला को नेहरू जी ने रानी कहा। इन्हें इंग्लैंड की जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लैंड की जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट, गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी किया। इसकी शुरुआत जो है 6 अप्रैल 1930 को की गई थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं मुख्य रूप से गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, इसका कारण प्रमुख क्या था? यंग इंडिया जो समाचार पत्र में लेख द्वारा ब्रिटिश सरकार से 11 सूत्री अंतिम मांग पत्र, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग शामिल नहीं थी, प्रस्तुत किया गया। ब्रिटिश सरकार ने 11 सूत्री अंतिम मांग पत्र, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है शामिल नहीं थी, प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, जबकि भारतीय जो है पूर्ण स्वतंत्रता की लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अंतिम मांग पत्र 11 सूत्री कर दिया जिसमें ये शामिल नहीं था। गांधी जी द्वारा 41 दिनों तक सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया गया। सरकार ने मांगे नहीं मानी, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च से। अंतिम पत्र में भारतीयों की 11 सूत्री मांगों की जो प्रस्तुति की गई थी वो कुछ इस प्रकार थी। भूमि कर में 50% की कमी, नमक कर तथा सरकार द्वारा नमक पर एकाधिकार की समाप्ति की जाए, तटीय संचार पर भारतीयों के लिए आरक्षण किया जाए। ठीक है, रुपया स्टर्लिंग विनिमय अनुपात को कम करना, देशी कपड़ा उद्योगों को संरक्षण मिलना चाहिए, सैनिक खर्च पर 50% की कमी होनी चाहिए, सिविल प्रशासन पर 50% खर्च में छूट होनी चाहिए, मादक द्रव्यों पर पूर्णतः रोक होनी चाहिए। ठीक है, मादक जो भी नशीले पदार्थ हैं उन का सेवन करते हैं उन पर पूर्णतः जो है रोक होनी चाहिए। सभी राजनैतिक कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। जो भी पॉलिटिकल लीडर्स जो है जेल में बंद हैं उनकी रिहाई की मांग भी की गई थी। सीआईडी में परिवर्तन किया जाना चाहिए। आर्म्स एक्ट में परिवर्तन जिससे नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए अधिक हथियार रख सकें। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य जो थे कुछ विशेष प्रकार के गैर कानूनी कार्य करके, वो भी सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना और अपनी बातों को मनवा लेना, कुछ इस प्रकार का उद्देश्य था। लेकिन इसका प्रभाव क्या रहा? ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठा लिए और गांधी जी समेत कई अन्य नेताओं को उसने जेल में डाल दिया। अब गांधी अरविंद समझौता होता है। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ या पॉलिटिशियंस जो थे वो कांग्रेस व गांधी जी का साथ चाहते थे। ठीक है, लगातार प्रयासों के बाद सरकार तथा कांग्रेस के बीच समझौता हुआ।
ठीक है, ज़्यादा फट्स डालने के बाद हालांकि सरकार और कांग्रेस के बीच कुछ समझौता हुआ। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा मार्च 1931 में एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे हम लोग गांधी इरविन समझौते का नाम देते हैं या फिर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें गांधी और इरविन के बीच में कुछ समझौता हुआ, देख लेते हैं उसके बारे में। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा इस समझौते का। इसके तहत कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की एवं पुलिस ज्यादती पर जांच के लिए दबाव नहीं देने की बात मान ली गई। ठीक है, अच्छा, सरकार की ओर से सभी जो अध्यादेश ऑर्डिनेंसेस थे उनकी वापसी तथा अभियोगों की समाप्ति की बात मान ली गई। हिंसा के दोषी, जो वाकई में वायलेंस जिन्होंने किया था, ऐसे राजनैतिक कैदियों को छोड़कर, ठीक है, अन्य सभी तरह के राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात भी, रिहाई और अन्य जो बातें थी वो भी सरकार द्वारा मान लिए गई। लेकिन सरकार ने ये कह दिया जो वाकई में हिंसा में इन्वॉल्व थे ऐसे राजनीतिक कैदियों को वो रिहा नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से गांधी अरविंद समझौता रहा है। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो हमारी 1931 में हुई है। गांधी जी द्वारा लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के सदस्य के रूप में भाग लिया गया। ठीक है, इसमें इन्होंने कांग्रेस के सदस्य के रूप में भाग लिया था गांधी जी ने। ठीक, लेकिन सांप्रदायिक समस्या के विवाद के कारण ये असफल रहा। इसमें जो कम्युनल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कम्युनिटी को लेके, उस वजह से ये विवाद जो है बढ़ता गया उसमें, और ये जो चर्चा थी वो सफल नहीं रही कुल मिला के। तथा सरकार द्वारा दमनकारी नीतियों को फिर से लागू करने के कारण जनवरी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनः शुरुआत की गई। ठीक है, 1932 में फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाया गया। अब 1932 में भी यरवदा जेल में अस्पृश्यों यानी अनटचेबल्स के लिए अलग चुनावी क्षेत्र में विरोध में उपवास किया गांधी जी ने 1932 में। ठीक है, अब यरवदा पैक्ट को ब्रिटिश अनुमोदन तथा गुरुदेव की उपस्थिति में उपवास तोड़ा गांधी जी ने। ठीक है, अब 1933 में गांधी जी ने साप्ताहिक पत्र हरिजन का भी आरंभ कर दिया। ठीक है, साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का नाम बदलकर इन्होंने हरिजन आश्रम कर दिया तथा उसे हमेशा के लिए छोड़कर देशव्यापी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन छेड़ा। ठीक है, उन्होंने जो है अनटचेबिलिटी विरोधी आंदोलन जो है छेड़ दिया पूरे देश लेवल पे। 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की भी स्थापना की गांधी जी ने 1934 में, और 1936 में वर्धा के निकट गांव का चयन जो बाद में सेवाग्राम आश्रम बना। ठीक है, वर्धा के निकट जी है। ठीक है, इन्होंने एक गांव का चयन किया जिसका बाद में जो है सेवाग्राम आश्रम के नाम से वो बन गया या चर्चा में आया। 1937 में इन्होंने अस्पृश्यता निवारण अभियान के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा की, क्योंकि इन्होंने अस्पृश्यता निवारण के लिए एक देशव्यापी अभियान की या आंदोलन शुरुआत किया था, इसलिए दक्षिण भारत भी इन्होंने विजिट किया उसी दौरान। अब 1938 की बात है, इन्होंने बादशाह खान के साथ NWFP यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का भी दौरा किया। ठीक है, अब 1940 की बात है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की भी इन्होंने घोषणा कर दी। इंडिविजुअल जो सत्याग्रह था उसकी भी घोषणा की। विनोबा भावे को उन्होंने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना। प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही किसे चुना? विनोबा भावे जी को। 1942 में हरिजन पत्रिका का 15 महीने बाद पुनः प्रकाशन और क्रिप्स मिशन की यहीं पे असफलता भी हुई। अब इनका प्रमुख आंदोलन जो है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसका आरंभ जो है 9 अगस्त 1942 को किया गया। तो भारत को जल्दी आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक बड़ा फैसला ये लिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट। इसका मूल मंत्र या कहो प्रमुख नारा इस आंदोलन का जो था वो करो या मरो, डू और डाई था। ठीक है, या तो करना है या फिर मरना है, किसी भी हाल में आज़ादी, पूर्ण रूप से अपने देश की आज़ादी चाहिए। परिणाम क्या हुआ इसका? यह आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले ना करवा सका हो, यह करवा पाया हो, लेकिन इसका दूरगामी सुखदायी रहा। इसका जो परिणाम दूरगामी रहा है वो सुखदायी रहा। कहीं ना कहीं ये कारण बना स्वतंत्रता का। इसके लिए भारत की स्वाधीनता के लिए किए जाने वाला अंतिम महाप्रयास कहा गया।
इसी वजह से इसे जो है अंतिम महाप्रयास भी कहा जाता है। अब 1944 में 22 फरवरी को आगा खां महल में कस्तूरबा का 62 वर्ष के विवाहित जीवन के पश्चात 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, 74 वर्ष की आयु में 62 वर्ष का विवाहित जीवन, क्योंकि एक छोटी सी उम्र में इनकी शादी हो गई थी, तो इतना बड़ा समय इन्होंने विवाहित जीवन के रूप में गुजारा। आगा खां महल में कस्तूरबा जी की डेथ हुई, ये ध्यान रखेंगे। 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट हुई। पूर्वी बंगाल के 49 गांवों की शांति यात्रा, जहां सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की हुई थी, इन्होंने 1946 में की है। अब 1947 में सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार की इन्होंने यात्रा की। कम्युनल जो है पीस के लिए सांप्रदायिक शांति बनी रहे। नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन तथा जिन्ना से भी इन्होंने मुलाकात की, भेंट की, मामले को सुलझाया जा सके। और देश विभाजन का भी इन्होंने विरोध किया। इन्होंने विरोध किया कि भारत और पाकिस्तान को अलग ना किया जाए, सब एकजुट होकर रहें। हालांकि इन्होंने देश विभाजन का विरोध किया था। अब देश के स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में दंगे शांत करने के लिए उपवास भी किया इन्होंने, और प्रार्थना की कि ऐसे किसी भी प्रकार के दंगे नहीं किए जाने चाहिए, सब कुछ शांतिपूर्वक ढंग से और अहिंसा के साथ हमें अपनी मांगों को रख के उन्हें पूर्ण करवाना चाहिए। सत्य और अहिंसा के गांधी जी पुजारी थे ही, तो हर काम वो अहिंसा के साथ पूर्ण करना चाहते थे। गांधी जी दो लोगों से हमेशा परेशान रहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना और अपने बेटे हरीलाल से। मोहम्मद अली जिन्ना भी देश विरोधी बातें या देश को बंटवारा करने की बातें किया करते थे। ठीक है, इसलिए गांधी जी उनसे परेशान रहते थे, और अपने बेटे हरीलाल के कुछ ऐसे कार्य थे जिनसे वो परेशान रहते थे। मोहम्मद अली जिन्हें असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जफर की सहायता से गांधी अरविंद समझौता हो पाया था। गांधी अरविंद जो समझौता हुआ था वो इन्हीं लोगों की वजह से हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी सहित अन्य नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना को ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर्स नाम दिया था। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1952 में उस समय गांधी और अन्य जो नेता उसमें शामिल थे, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया था, उसे ऑपरेशन जीरो आवर्स नाम दिया। मतलब कम से कम 0 आवर्स में ही इन लोगों की गिरफ्तारी की जाए, इस तरह का जो है ऑपरेशन चलाया था गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। गांधी जी ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं जिसे, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जिसे उन्होंने गुजराती भाषा में लिखा था। और उसके बाद ऐसा नहीं है केवल गुजराती में ही इसका पब्लिकेशन किया गया, आज ये इंग्लिश और हिंदी में भी अवेलेबल है मार्केट में। इनके एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, सत्य के साथ जो प्रयोग इन्होंने किए हैं उसके बारे में बताया गया है। अब गोलमेज सम्मेलन के बारे में कुछ इन्होंने बता दिया है कि क्या क्या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो 3 हुए थे उस दौरान क्या क्या हुआ। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए 12 नवंबर 1930 को जो है लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें जो है 89 सदस्यों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने नहीं लिया था। ठीक है, यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन जो 3 हुए उनके बारे में बताया गया कि पहला जो समिट या कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ, और 89 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। लेकिन पहले में ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट ये है कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 84 दिन चला, एवं तृतीय जो है सम्मेलन 37 दिन तक चला। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत कई बार पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। भीमराव अम्बेडकर ही भारत के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एक गांधी जी के बारे में अक्सर पूछा जाता है कौन से सम्मेलन में वो पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, और एक भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पूछा जाता है कि ऐसा कौन व्यक्ति था जिस तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो वो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ही थे जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में अपना योगदान दिया और जाके अपना पक्ष रखा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, इनका गांधी जी के जीवन से ये जुड़े हुए हैं, तो इन्हें भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अब उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही जब गांधी जी ने भाग लिया तो वो ऐसे ही धोती में चले गए, और वहाँ पहुँचते ही चर्चिल ने गांधी को अर्धनंगा फ़कीर कहा था। जब सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुआ था, आपको बताया हमने, गोलमेज सम्मेलन दूसरा हुआ था, उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया और वो ऐसे ही धोती कुर्ते में वहाँ धोती में चले गए थे। तो विंस्टन चर्चिल ने इन्हें जो है अर्धनग्न फ़कीर कहा था। ठीक है, तो कुछ समय बाद ही गांधी ने दलितों को संविधान में दिए जाने वाले कोटे का विरोध किया। तब फ्रंक ने गांधी को देशद्रोही कहा था।
ठीक है, इन्होंने जो कोटा या रिजर्वेशन संविधान में दिया जा रहा है दलितों को, उसका विरोध किया था। तो फ्रंक ने इस बात के लिए इन्हें देशद्रोही कहा था। गांधी जी पहले राष्ट्रीय कांग्रेसी थे जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में भाग लिया, पर 1921 में कांग्रेस पार्टी अपनाई। ठीक है, 1921 में कांग्रेस पार्टी अपनाई और 1931 में जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। याद रखने योग्य है, इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, रख सकते हैं। 1948 में जीवन का अंतिम उपवास इन्होंने 13 जनवरी से 5 दिनों तक दिल्ली में किया था, बिड़ला हाउस में देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में। ठीक है, कम्युनल वायलेंस बहुत तेज़ी से वहाँ बढ़ रहा था दिल्ली में, बिड़ला हाउस में। तो इन्होंने बिड़ला हाउस में उस समय फैली कम्युनल वायलेंस के अगेंस्ट 13 जनवरी से लेकर 5 दिनों तक उपवास किया था या फास्ट किया था। 20 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में प्रार्थना में विस्फोट हुआ था। वहाँ पे हुआ था। अब 20 जनवरी 1948 को प्रार्थना में विस्फोट हुआ। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा शाम की प्रार्थना के लिए जाते समय बिड़ला हाउस में गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ये भी क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स में भी पूछा गया है इस बारे में। तो गांधी जी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी को शाम को जाते समय प्रार्थना के लिए बिड़ला हाउस में, ठीक है, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। अच्छा, गांधी जी की मृत्यु पर उन्हें कांधा देने वाला जो मुस्लिम था वो अबुल कलाम आज़ाद जी थे। अबुल कलाम आज़ाद, जो आगे चलकर जब इंटरिम गवर्नमेंट चुनी गई थी, अंतरिम सरकार, भारत के पहले शिक्षा मंत्री वो चुने गए थे, अबुल कलाम आज़ाद जी। ठीक है, अब शहीद दिवस 30 जनवरी को गांधी जी पुण्यतिथि पर ही मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी की डेथ जो 30 जनवरी 1948 को हुई थी, उसी उपलक्ष्य में 30 जनवरी को हमारा जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की समाधि जो है यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली में राजघाट नामक स्थान पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स और उनमें पूछा जा चुका है। पीसीएस में, यूपीएससी में भी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में जो है पूछ लेते हैं कि समाधि स्थल जो है कहाँ पे था? राजघाट नामक स्थान पर स्थित है, जिसका चबूतरा काले संगमरमर से बना हुआ है। कैसा संगमरमर लगा है? काला संगमरमर। गांधी जी के कुछ फैक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं उनके बारे में। इनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, परंतु पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर भारत में जो है गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, लेकिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में, नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी को महात्मा और बापू के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा शब्द संस्कृत भाषा का है तथा बापू शब्द गुजराती भाषा का है। ये भी याद रखेंगे, हालांकि बड़ी बात नहीं है, याद रखना है, आसान है। महात्मा संस्कृत, बापू गुजराती। पूछ लेते हैं। गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी तथा राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। ये अक्सर प्रीलिम्स में पूछा गया, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। ये पंसारी जाति से थे, पंसारी जाति थी इनकी। ठीक है, गांधी जी जब इंग्लैंड गए तो उस जहाज़ का नाम MS राजपूताना था। जिस जहाज़ से वो इंग्लैंड गए थे उस जहाज़ का नाम MS राजपूताना था, जिससे वह इंग्लैंड गए। ठीक है, जिस जहाज़ से इंग्लैंड गए उसका नाम अक्सर पूछा जाता है, MS राजपूताना था। ठीक है, तो ये गांधी जी के बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी की। इसमें गांधी जी के पूरे जीवन काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू तथा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ये इम्पॉर्टेंट है। गांधी जी से अक्सर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, पीसीएस, स्टेट पीसीएस या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, एसएससी लेवल का एग्ज़ाम हो या और भी छोटे एग्ज़ाम्स हैं, उनमें गांधी जी से एक क्वेश्चन और एक क्या बल्कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमम एक तो पूछा ही जाता है। ठीक है, और जो मॉडर्न हिस्ट्री हमारा है, आधुनिक इतिहास है, उसकी भूमिका में या सेंटर में जो है गांधी जी रहते हैं। कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री गांधी जी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है हम लोगों को जानना इनके बारे में। और इसे आप 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं और ये आपको जो है कंठस्थ हो जाएगा एक ही वीडियो में। अब रिक्वेस्ट है आप लोगों, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को प्रेस करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।